हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपके सामने पुणे एक नवीनतम क्लास के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आयदान सर। एक नवीनतम क्लास के साथ में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था हाउ आइडेंटिफाइड सेंटेंस ऑफ टेंस। क्या बताया था? हाउ आइडेंटिफाइड सेंटेंस ऑफ टेंस, यानी टेंस के वाक्यों की पहचान किस प्रकार की जाती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं पुनः उसी क्लास को आगे की तरफ प्रोग्रेसिव करते हुए मैं आपके सामने एक नवीनतम क्लास के रूम में उपस्थित हुआ हूँ। ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अगर आप उस क्लास से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हो, सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख के भेजें। कल मैंने जो बताया था वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के और भी बाकी सेंटेंस बचे हुए। एक तो नेगेटिव सेंटेंस बचा हुआ है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा हुआ है और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ में और क्या क्या आता है वो भी बचा हुआ है। मैं आज काफी कुछ सेंटेंस आपके सामने लेकर आया हूँ। उन सेंटेंसों को हम आराम से सोल्व करते जाएंगे और पूर्ण रूप से डिटेल से जितना भी हो सकेगा मैं उतना पढ़ाऊंगा। तो हम पहले वाले क्लास में जो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि अगर कर्ता उस वाक्य में एक वचन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस का यूज करेंगे। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो और अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हो तब उसमें कर्ता प्लूरल हो यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये हमने कल वाली क्लास तक पढ़ लिया था। अब अगली वाली क्लास आती है अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगला वाला सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की पहचान किस प्रकार से होती है। तो मैं पुनः वापस उसी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस का पहला वाक्य है हम क्रिकेट नहीं पढ़ते हैं, सॉरी, हम क्रिकेट नहीं खेलते। क्या वाक्य है? हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं इधर नोट करके लिखता हूं। एक होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आती है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बचा हुआ भाग इसी में रख देते हैं, उसके बाद में फुल स्टॉप आता है। ये फॉर्मूला हमें किस में रखना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बल्कि नेगेटिव सेंटेंस में रखा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य अगर बनाना हो तो उस फॉर्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो यह सूत्र मैंने जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग हम इस वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत वाला जो शब्द होता है वो मेन वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पर खेलते हैं, खेलते क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? खेलते मेन वर्ब है। और सब्जेक्ट क्या है? खेलने का काम कौन करता है? हम सब मिलकर खेलते हैं तो हम क्या हो गए? कर्ता हो गए, काम करने वाले हो गए। तो हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी। अब रही बात, आप पूछेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में केवल दो हेल्पिंग वर्ब होती है। एक होती है डू और एक होती है डज। क्या होती है? डू और डज। डू जो वर्ब होती है वो केवल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए की जाती है। और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज एक वचन कर्ता के साथ में यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। तो यहाँ पर जो वी है वो क्या है? प्लूरल यानी बहुवचन करता है। कौन सा करता है? बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ में सही के लिए क्या लगाएंगे? हम डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब डू ले ली, उसके बाद में प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मैंने बताया कि हिंदी वाक्य का अंतिम जो शब्द होता है वो क्या होती है? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया खेलना। खेलना को क्या कहते हैं? पहले वाले क्लास में हमने एक वाक्य लिया था, खेलना को क्या कहते हैं? पल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्ले कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? नोट लगाना पड़ेगा। नोट लगाना है तो डू नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू नोट। क्या हो जाएगा? डू नोट पल्ले। उसके बाद गिवन ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे? क्रिकेट लिखेंगे। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या लिखे हमने? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य था वो हमने पूरा किया।
उसके बाद में क्या आता है, एक वचन करता। अगर एक वचन करता हो तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पलक फूल नहीं तोड़ती। पलक क्या नहीं तोड़ती, फूल नहीं तोड़ती। पलक एक लड़की का नाम है, किसका नाम है, लड़की का। तो यहाँ पर पलक है वो जो एक नाउन का काम करती है, तो वो हमारा सब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया पलक, क्या लिया, पलक। पलक पलक एक वचन है, तो सही के लिए क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद में नोट शब्द लगाना है। क्या लगाना है, नोट शब्द, नोट। उसके बाद में मेन वर्ब, मैंने मेन वर्ब के बारे में बताया था कि मेन वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हुआ होती है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या, तोड़ना। तोड़ना को क्या कहते हैं बच्चों, जब हर किसी चीज तोड़ते हैं तो हम पलक कहते हैं, भारी चीज को हम तोड़ते हैं तो ब्रेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक कहते हैं। यहाँ पर हल्की चीज, फूल को हम बहुत प्रेम से लेते हैं, हाथ में लेते नहीं लेते, प्रेम से लेते तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही भावनात्मक रूप से लेते हैं, तो उनको पलक किया जाता है। पलक लिखना है, PLUCK, पलक। पलक डज नॉट पलक, पलक डज नॉट पलक। पलक नहीं तोड़ती, क्या नहीं तोड़ती है, फूल नहीं तोड़ती है। तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो गया, फूल। फूल को क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावर। इस प्रकार हमने 2 नंबर वाक्य सोल्व कर लिए है प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के। प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद मान क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। क्या आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर हमारा सेंटेंस है, क्या राधा बगीचे में बगीचे में जाती है। सॉरी, क्या राधा बगीचे में जाती है। तो जिस हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाता है, क्या आ जाता है, किसी भी हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाता है, तो आपको मानकर चलना है कि वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होता है। यानी इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और नंबर 2 कौन सा होता है, WH वर्ड से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो पहला मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, कौन, किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। किसका लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस का लिया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पहला सूत्र है वो क्या होगा, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी। क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना। उसके बाद में क्या लेना है, मेन वर्ब की पेस्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ETC और क्वेश्चन मार्क लगाना, चिन्ह मत बोलना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न हम जब किसी से करते हैं तो उसका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, जिसको कहा जाता है इंट्रोगेशन ऑफ मार्क कहा जाता है। तो ये अफर्मेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, केवल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का नहीं, अगला भी आएगा। तो हम इस सूत्र के अनुसार से हम 3 नंबर वाक्य को बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या, राधा बगीचे में जाती है। राधा एक वचन है, क्या है, राधा एक वचन है। तो पहले मैंने बता दिया कि एक वचन कर्ता के साथ के मायने, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सही क्रिया क्या लगती है, डज लगती है। क्या लगती है, डज। और प्लूरल के साथ में क्या लगती है, डू लगती है। क्या लगती है, डू। तो यहाँ पर राधा बगीचे में जाती है, तो राधा एक वचन है, तो एक वचन के लिए सही क्या लगाएंगे हम, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज। पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट कौन है, राधा। तो राधा को क्या लिख देंगे, राधा। उसके बाद मेन वर्ब मैंने कहा कि हिंदी वाक्य के अंत में आती है, तो हिंदी वाक्य के अंत में जाता है, जानना को क्या कहते हैं, गो कहते हैं। क्या कहते हैं, गो। डज राधा गो, कहीं पर जाती है तो जाने के लिए प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ता है। कोई भी वाक्य, किसी वाक्य में कहीं पर जाने की बात होती है तो हमेशा टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। तो डज राधा गो टू, कहाँ जाती है, बगीचे जाती है, तो टू गार्डन। कहाँ जाती है, गार्डन। यानी डज राधा गो टू गार्डन, क्या राधा बगीचे में जाती है। तो उसके बाद में क्या लगाना है आपको दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है, ये भूलना मत। अगर ये भूल गए तो वाक्य आपका क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला भाग, अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला समझा। उसके बाद में WH वर्ड से शुरू होने वाला, किससे शुरू होने वाला, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाला। ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और ये है WH वर्ड से शुरू होने वाला। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को हम किस प्रकार से करेंगे, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य का एक सूत्र होता है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या लगाना पड़ेगा, मेन वर्ब की पेस्ट फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट,
उसके बाद में कोई बचा हुआ भाग है तो उसको ईटीसी में लगा देना, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ये है WH वर्ड वाला शुरू होने वाला वाक्य। तो हम इसके क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, मेरी बहन कौन सी विद्यालय में पढ़ती है, यानी मेरी बहन कौन सी विद्यालय में पढ़ती है। तो मेरी बहन को क्या कहते हैं, माय सिस्टर कहते हैं। कौन सी विद्यालय में पढ़ती है, तो आपको हिंदी वाक्य के आराम से पढ़ना है, उसमें से WH वर्ड को आपको छांटना है। यानी मेरी बहन कौन सी विद्यालय में पढ़ती है, तो कौन सा शब्द क्या आ गया, कौन सा शब्द क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब से WH वर्ड आ गया। तो उसको क्या कहा जाता है, विच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विच। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ WH वर्ड के अंतर्गत। WH वर्ड में केवल 4 WH वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद में हमेशा किसका यूज किया जाता है, नाउन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नाउन का। 4 WH वर्ड कौन कौन से वो बता देता हूँ। एक तो है विच, एक है हुज, और उसके बाद रिमाइन है हाउ मेनी, हाउ मच। विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, 4 प्रकार के ऐसे WH वर्ड है जिनके बाद में हमेशा किसका यूज किया जाता है दोस्तों, नाउन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नाउन का यूज किया जाता है। तो ये जो मैंने WH वर्ड लिखे उनमें से कौन सा WH वर्ड है जो हमारे सेंटेंस में आया हुआ है, विच। क्या आया हुआ है, विच। तो विच आया हुआ है, तो विच के बाद में हमेशा किसका यूज करना है, नाउन का यूज करना है। भले ही मैंने यहाँ फॉर्मूला में नहीं दर्ज किया है, लेकिन क्यों नहीं किया है फॉर्मूला में दर्ज, क्योंकि WH वर्ड बाकी और भी होते इसलिए मैंने उसको यूज नहीं किया। तो यहाँ पर जो हमारा विच शब्द आया है, तो विच हमसे पहले कौन से वाक्य, मेरी बहन कौन सी विद्यालय में पढ़ती है, तो हमें कौन सा शब्द पहले लगाना, WH वर्ड लगाना। तो WH वर्ड क्या आएगा, विच आएगा। तो पहले मैंने क्या लिखा, विच, विच। उसके बाद मैंने बोला कि 4 शब्द अगर किसी WH वर्ड में आ जाते हैं तो उनके बाद में किसका यूज करना है, नाउन का यूज करना। तो इस वाक्य में देखो सब्जेक्ट के अलावा और नाउन कहाँ है, तो सब्जेक्ट तो मेरी बहन होगी, उसके बाद जो कहीं पर आपको दिखाई देता है नाउन, तो वो क्या है, विद्यालय। क्या है, विद्यालय। तो पता है आपको विद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूल। तो विच स्कूल आपको लगाना पड़ेगा। केवल इन 4 शब्दों के बाद में नाउन का यूज करना, बाकी शेष बचे जो WH वर्ड होते हैं उनके बाद में नाउन का यूज करना जरूरी नहीं है। तो विच स्कूल, उसके बाद में हमें देखना है क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगानी है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, मेरी बहन। मेरी बहन एक ही है, तो एक है, तो एक के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, डज। तो अब हमें सूत्र के अनुसार चलना है, तो डज। अब मेरी बहन, तो मेरी बहन को इंग्लिश में कहते हैं माय सिस्टर। क्या कहते हैं, माय सिस्टर, माय सिस्टर, माय सिस्टर। उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब मैंने बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में आता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। यहाँ पढ़ती है, तो पढ़ना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीड कहते हैं, रीड कहते हैं। विच स्कूल डज माय सिस्टर रीड इन, और उसके बाद में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क से लगाना है। विच स्कूल, यानी कौन सी स्कूल में, डज माय सिस्टर रीड, मेरी बहन पढ़ती है, ये ना, मेरी बहन कौन सी विद्यालय में पढ़ती है, ये वाक्य हमने कर लिया। और उसके अलावा कोई शब्द बचा हुआ नहीं, अगर बचा हुआ होता तो मैं WETC में लिख देता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और WH वर्ड से शुरू होने वाला। 3 नंबर सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब 4 नंबर सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वो हमारा 5 नंबर सेंटेंस होगा। बच्चे सुबह कब नहीं उठते हैं, बच्चे सुबह कब नहीं उठते हैं, तो कब, यहाँ पर हमारा कौन क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। क्या हो गया, WH वर्ड। तो कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेन। अब वेन है तो वेन के बाद में नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। नाउन का यूज हमेशा WH वर्ड जो 4 है, कौन कौन से, विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, इसके बाद में नाउन का यूज किया जाता है। बाकी शेष बचे WH वर्ड के साथ में नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। तो हमारे अगले वाले 5 नंबर सेंटेंस के अंदर कब आया है, तो कब को वेन कहते हैं। तो वेन के बाद में आपको क्या नहीं लगाना है, नाउन का यूज नहीं करना है। तो कब को क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। तो हमें सबसे पहले WH वर्ड लेना, तो WH वर्ड क्या आएगा, वेन आएगा। क्या आएगा, वेन। उसके बाद में सहायक क्रिया बच्चे, क्या आएगा, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, बच्चे। बच्चे एक वचन नहीं होते बल्कि क्या होते, बहुवचन होते। बहुवचन होते तो हमें सहायक क्रिया क्या लगानी है, डू लगानी है। क्या लगानी है, डू। डू नहीं उठते हैं तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, नोट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नोट। हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगा सकते हो, अगर शॉर्ट में लगाना चाहते हो तो पहले लगा सकते हो। जैसे शॉर्ट में लगाते हो तो डोंट लगा सकते हो। अगर नोट पूरा लिखना है आपको, क्या लिखना है, नोट पूरा लिखना है, तो
आगे लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, तो चिल्ड्रन। बच्चों को क्या कहते हैं? चिल्ड्रन। व्हेन डोंट चिल्ड्रन गेट अप, यानी उठना को क्या कहते हैं? यहाँ पर वर्ब आ गए। वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है? उठना। यानी यहाँ पर क्या है? उठते, उठने को क्या कहते हैं? गेट अप। गेट अप। कब नहीं उठते? सुबह नहीं उठते, तो सुबह हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल हो गया, ठीक है। तो गेट अप इन मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। यानी व्हेन डोंट चिल्ड्रन गेट अप इन मॉर्निंग, बच्चे सुबह कब नहीं उठते हैं? बच्चे सुबह कब नहीं उठते हैं? अगर ये नोट पूरा लगाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको नोट यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। इस प्रकार हमने आज प्रेजेंट टेंस के चारों भागों के बारे में, चारों सेंटेंसों के बारे में पढ़ लिया है। पहला भाग कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमने पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको जानना है तो मेरे वाले पहले वाले क्लास आपको एक बार देखनी पड़ेगी। आज वाले जो क्लास में पढ़ रहा हूँ मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य किस प्रकार बनते हैं। उसके बाद में मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं। उसके बाद में बताया था मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते थे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जो सही क्रिया से शुरू होता है। सही क्रिया हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी थी? डू और डज थी। और उसके बाद में डब्ल्यूएच वर्ड से सेंटेंस बताए थे। डब्ल्यूएच वर्ड मैंने 4 बताए थे, जिनके बाद में हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। और 4 डब्ल्यूएच वर्ड आपके सामने दर्ज किए गए हैं। आप उनको एक बार क्या कर सकते हो? देख सकते हो या नोट कर सकते हो, अगर आप नोटबुक साथ में लेकर बैठे हो तो, ठीक है। उसके बाद के बाद अगला टेंस आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसके बारे के बारे में अगले क्लास के बारे में आपके साथ में क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। इसलिए मैं इस क्लास को आज उसी अवस्था में छोड़ देता हूँ। ये क्लास मेरी आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, आनंद ले रहे हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि वो बच्चे भी इस क्लास के हर एक टॉपिक से क्या ले सके? आनंद ले सके, आनंद उठा सके। तो आपसे यही मेरा निवेदन होगा कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और मेरे को जो पूछना उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें।